हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की कुछ जो है 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी की मैंने बताई थी ना। 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें ही सबसे ज़्यादा जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बताया है। भारतीय इतिहास भी है उसमें शामिल, और जो है विश्व इतिहास भी उसी में है। फ्रांसीसी क्रांति की 2 क्लासेज हैं, 2 क्लासेज 9th क्लास की एनसीईआरटी के पहला जो चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति के ऊपर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर पूरा कंप्लीट मैंने डिटेल में करवा रखा है। उसके बाद जो चीज़ें हैं, एक तो यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, सारी चीज़ें उसमें, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। तो आप पहले 9th और 10th की एनसीईआरटी वाली जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है उसको खोल करके देख लो। उसमें ज़्यादातर वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर ही टॉपिक हैं। तो पहले तो उसको कंप्लीट कर लो, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी हैं सारी कंप्लीट कर लो। वहाँ पर काफ़ी हेल्प होगी आपकी। बुक से मैंने पढ़ाई है, एनसीईआरटी की बुक से, क्योंकि 9th 10 में से ही ज़्यादा आपकी एनसीईआरटी पूछी जाती है एसएसटी एचटेट में। 6 to 8 में सिर्फ जो है आपकी 6 to 8 में सिर्फ आपके सीटेट में काम चल जाएगा, लेकिन एचटेट में आपकी 6 to 8 के साथ आपकी 9th और 10th की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है। लेवल थोड़ा हाँ बढ़ा देते हैं एचटेट में, 6 to 10th क्लास की एनसीईआरटी जो है डाल देते हैं। तो आप पहले वो पीडीएफ, जो मैंने पीडीएफ भी डाल रखी हैं, और आप पहले वो प्लेलिस्ट खोल करके देखो जिसने भी नहीं देखी है। और बाकी के जो नोट्स रहते हैं, क्योंकि एचटेट में जो वर्ल्ड हिस्ट्री आती है उसमें से 2-3 टॉपिक्स जो उठते हैं। एक तो हमारे सबसे पहला टॉपिक तो उठता है हमारा, एक तो सभ्यताएं हैं, जो कि उसमें मैंने नहीं करवाई हैं, तो आज मैं सभ्यताओं के बारे में करवाऊंगी। इस पीडीएफ में है। सबसे पहले उठती हैं हमारी सभ्यताएं, और दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे वर्ल्ड वॉर, जो कि उसमें है, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी में, 9th और 10th, और बाकी मैं रिवीजन के लिए करवा भी दूंगी। और नंबर 3 के ऊपर आती है हमारी क्रांतियों की भी पीडीएफ है मेरे पास, वो भी मैं डाल दूंगी, वो भी करवा दूंगी। सभ्यताओं की मैं आज करवा दूंगी। एक कल जो है मिस्र की सभ्यता हो जाएगी, और 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री। ज़्यादा लंबी नहीं है, क्योंकि एचटेट में सिर्फ जो है ये 3 चीज़ों में से ही आपके क्वेश्चन उठते हैं। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री आपके अगले जो एचटेट क्लियर करने के बाद जो आप एग्ज़ाम दोगे ना, मेन एग्ज़ाम, उसमें ज़्यादा आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, इंडियन हिस्ट्री जो भी होगी आपकी, वहाँ से ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन उठते हैं। तो उसके लिए आप आगे अच्छे से तैयारी कर लेना। लेकिन पहले जो कम चीज़ें आती हैं हमारे एचटेट में, सभ्यताएं आती हैं, वर्ल्ड वॉर आते हैं, और क्रांतियाँ आती हैं। तीनों चीज़ें में से ही क्वेश्चन आते हैं हमेशा। तो ये तीनों चीज़ें मैं करवा दूंगी। पहला आज हम करेंगे सभ्यताएं, और उससे पहले मैंने ये एक जो है पहला पेज, जो कि आप सभी को अभी स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। इसमें क्या है देख लो, आप खुद ही देख लो। पहले इसको ऊपर बात कर ही लेते हैं। एक तो है इसके ऊपर पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या चीज़ें आती हैं, पुरानी जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि अभिलेख थे, स्थापत्य कलाओं के बारे में, स्मारक हो गई, मूर्तियाँ, चित्रकला, सिक्के, मोहर, जो है प्राचीन भारत में किस चीज़ ने, क्या क्या चीज़ें थी, किस किस के हमें साक्ष्य मिले हैं, उन चीज़ों के बारे में पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि विदेशी साहित्य, यात्री हो गए, उनका विवरण, कौन कौन से जो है विदेशी यात्री जो भारत में आए थे, लेखक थे, अरबी लेखक, चीनी लेखक, यूनानी लेखक, इनके बारे में है। तो आपको कहीं से भी ढूंढने की और वैसे की कोई भी जो है रिवीजन करने की लंबी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपके इसी एक पेज में आपके ज़्यादातर कवर हो जाएंगे। इनको 2-3 बार आप चेक कर लोगे। इनको सुबह शाम उठते बैठते इसी पेज को आप 2-3 बार पढ़ोगे ना, तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें आसानी से बैठ जाएंगी। भारतीय इतिहास है, और ये विदेशी इतिहास, यानी कि विदेशी यात्री विवरण। ये भारतीय साहित्य है। भारतीय साहित्य में एक तो आ गया लौकिक साहित्य, जिसमें संगम साहित्य और ऐतिहासिक ग्रंथ आ गए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हण की राजतरंगिणी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। आपको ये याद करनी पड़ती है ना, मुद्रा राक्षस किसकी है, विशाखदत्त की। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी है, कालिदास की। तो इसी में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हैं सारे इसी में शामिल हैं। संगम साहित्य में आ गया तिरुकुरल, शिल्पाधिकारम, मणिमेखली और जीवक चिंतामणि। उसके बाद हमारे धार्मिक साहित्य और ग्रंथ आ गए, जो कि ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ और ब्राह्मणोत्तर साहित्य ग्रंथ, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन साहित्य और ऐतिहासिक ग्रंथ जो है सभी इसमें शामिल हो गए। और ये बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगी। फिर ब्राह्मण साहित्य, ये देखिए इस साइड से ब्राह्मण साहित्य भी इसी में शामिल है। तो ये वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद और षट दर्शन, महाकाव्य, 18 पुराण और 6 स्मृतियाँ, सारी चीज़ें इसी में शामिल हैं। आप बार बार इसको रिवीजन करो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एचटेट। आगे देखो,
यहाँ से हमारी सभ्यताएं स्टार्ट होती हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, सबसे पहले क्या आती है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसकी परिचय देख लो। आधुनिक इराक, फिलहाल जो इराक है वो क्या है? प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के नाम से जानते थे उसको। तो मेसोपोटामिया को फिलहाल में किस नाम से जानते हैं? इराक। सॉरी। फिर अगला पॉइंट है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के विकास में यहाँ की दो नदियाँ हैं, और कौन कौन सी हैं वो दो नदियाँ, उनका उल्लेख मिलता है। तो ये कौन कौन सी दो नदियों के मध्य इसका जो है विकास हुआ था? एक तो नदी है हमारी दजला और एक नदी है हमारी फरात। दोनों नदियों के ऊपर आगे चल के भी बात करेंगे। पहली है दजला नदी और फिर फरात नदी है। इन दोनों के मध्य ही हमारी मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया में मुख्यतः 4 सभ्यताएं हैं। मुख्यतः 4 सभ्यताएं, वैसे कई सभ्यताएं हैं लेकिन मुख्यतः इसमें कितनी सभ्यताएं हैं? 4। एक तो है सुमेर की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, बेबीलोन नगर भी है और सभ्यता भी है, असीरिया की सभ्यता और केल्डिया की सभ्यता। 4 सभ्यताएं होगी, असीरिया की सभ्यता और केल्डिया की सभ्यता। अगला पॉइंट है मिस्रा की प्राचीन सभ्यता की जानकारी। जो मिस्रा की प्राचीन सभ्यता है उसकी जानकारी प्राप्त करने में किसका योगदान है? रोसेटा पत्थर का है। वैसे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता को जानने में बेहिस्तून अभिलेख का जो है काफ़ी जो है महत्व है, यानी कि उसका स्थान है। बेहिस्तून अभिलेख है, उससे हमें मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी मिलती है, इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देख लो। नेक्स्ट पॉइंट है 1835 ईस्वी में अंग्रेजी अधिकारी हेनरी, कौन था अंग्रेजी अधिकारी? 1835 में अंग्रेजी अधिकारी था हेनरी रोलिंसन। इसने ईरान में बेहस्तून के निकट पहाड़ी से 3 लिपियां यानी कि प्राचीन पार्सियन, एलामाइट और बेबीलोनियन में उत्कीर्णित फारस के राजा डेरियस प्रथम का अभिलेख खोज निकाला था। तो किसका अभिलेख था? राजा डेरियस प्रथम का। अभिलेख किसका था? राजा डेरियस प्रथम का। अभिलेख था राजा डेरियस प्रथम का और खोज किसने की थी? हेनरी रोलिंसन ने। कहाँ पर? ईरान के बेहस्तून के निकट पहाड़ी से 3 लिपियों में था ये, और ये फारस के राजा डेरियस का प्रथम का अभिलेख था। मेसोपोटामिया को सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं। पालन या पालना, यहाँ पर पालना कर लेना, पालन या पालना। मेसोपोटामिया को किसका पालना कहा जाता है? तो सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। जैसे कि हमारी हो गई सिंधु सभ्यता, उसमें हड़प्पा नगर सबसे पहले मिला हमें, तो हम उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानने लगे। वैसे ही क्या हो गई, मेसोपोटामिया सभ्यता सबसे पहले इसकी खोज हुई थी, तो इसको मेसोपोटामिया को क्या बोलते हैं? सभ्यताओं का पालना। खजूर को जीवन वृक्ष भी कहा जाता था। खजूर को क्या बोलते थे उस सभ्यता में? जीवन वृक्ष के नाम से। किस वृक्ष को जानते थे? खजूर के वृक्ष को। हेरोडोटस ने इसको अदन का बाग कहा। हेरोडोटस ने क्या कहा था? मेसोपोटामिया को क्या कहा था? अदन का बाग। अदन का बाग कहा था इसको। अगला देखो, हेरोडोटस ने इसको अदन का बाग कहा था। प्राचीन मेसोपोटामिया ने सिद्ध किया कि प्रगति केवल मिस्र की बपोती नहीं, यानी कि सिर्फ मिस्र की वजह से नहीं, फ्लैट एवं जिन, इनके जो है फ्लैट एवं जिन, ये कथन पूछा है किसने दिया था? तो फ्लैट और जिन ने कहा था। फ्लैट और जिन ने क्या कहा था कि प्राचीन मेसोपोटामिया ने सिद्ध किया है कि प्रगति केवल मिस्र की ही बपोती यानी कि भरोसे नहीं है। तो ये कथन किसका है? फ्लैट और जिन का। भौगोलिक स्थिति, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति। मेसोपोटामिया जिसको हम आज इराक कहा जाता है, यानी कि इराक के नाम से जानते हैं, तो भौगोलिक विविधता वाला देश है इराक। मेसोपोटामिया नाम यूनान भाषा के 2 शब्दों मेसोस और पोटेमस से बना है, जिसका अर्थ है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। मेसोस का मतलब होता है हमारा मध्य। यहाँ पर लिख लो एक बार, मेसो का अर्थ होता है मध्य और पोटेमस का मतलब होता है 2 नदियाँ। तो इसका पूरा अर्थ क्या हो गया? 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। अगला है 2 नदियाँ कौन कौन सी है? हमारी दजला और फरात नदियाँ मेसोपोटामिया की जीवन रेखाएं थी। इनके मध्य ही मेसोपोटामिया विकसित हुई थी। दजला और फरात नदियाँ उद्गम कहाँ पर है इनका? आर्मीनिया के उत्तरी पर्वत तोरुस से होता है। इनका दजला और फरात का उद्गम क्षेत्र वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगले जो आगामी एग्जाम होंगे आपके स्टेट के बाद में, उनमें जरूर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। दजला और फरात नदियाँ, उनका उद्गम क्षेत्र आर्मीनिया के उत्तरी पर्वत तोरुस से होता है। इन पर्वतों की ऊंचाई कितनी है? तो 10,000 फीट है इनकी ऊंचाई।
दजला है 1850 किलोमीटर लंबी, 1850 किलोमीटर लंबी जो दजला है सबसे पहली, इसकी लंबाई है 1850 किलोमीटर और लंबी है, और इसका प्रवाह क्या है, तीव्र गति से बहती है, और इसके ऊंचे तट और कटे फटे हैं, इसी वजह से नगर कम है, क्योंकि तीव्र गति से बहती है, जो तट हैं वो कटे फटे हैं, तो बाढ़ आने की संभावना रहती है, इसी वजह से यहाँ पर कम नगर हैं। जो फ्रात नदी है वो जो है 2350 किलोमीटर लंबी है, इसकी लंबाई कितनी है फ्रात की, 2350, और इसका प्रवाह क्या है, कम, यानी कि तीव्र गति से नहीं बहती है, कम तीव्र है। मैदान यानी कि पूर्वोत्तर भाग में ऊंचे नीचे मैदान है, और यह मैदान बहुत ही हरे भरे हैं, किस वजह से हरे भरे हैं, फ्रात नदी की वजह से ही। यहाँ पर काफ़ी नगर भी हैं, खेती भी होती है, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो स्टेपी का मैदान हम पढ़ते हैं ना, तो ये फेमस स्टेपी का मैदान जो है ये फ्रात नदी की वजह से, यानी कि यहाँ पर ऊंचे नीचे हरे हरे मैदान है जो है घास से भरे हुए हैं। फिर यहाँ पर 7000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व के मध्य खेती प्रारंभ हो गई थी। मेसोपोटामिया के उत्तर में जो ऊंची भूमि है, ऊंची भूमि उसको हम बोलते हैं स्टेपी मैदान। स्टेपी के मैदान यानी कि मेसोपोटामिया के उत्तर में है, इराक के उत्तर में जो ऊंची भूमि है उनको स्टेपी मैदान बोलते हैं। यहाँ घास बहुत होती है, इसी वजह से पशुपालन, जहाँ घास होगी वह पशु भी मिलेंगे, पशुपालन का अच्छा स्रोत है। दक्षिण में रेगिस्तान है, उत्तर में है ये ऊंची भूमि पर, और दक्षिण में रेगिस्तान है जहाँ सभ्यता की शुरुआत हुई थी और लेखन कला का वहाँ विकास हुआ था। तो लेखन कला का विकास हुआ था दक्षिण में, और जो उत्तर में है वो घास के मैदान स्टेपी हैं, जहाँ पर क्या है, पशुपालन है, खेती होती है, हरी भरी हरियाली रहती है वहाँ पर। तो उत्तर की साइड में स्टेपी मैदान है, और दक्षिण में क्या हुआ था, सभ्यता की शुरुआत हुई थी और लेखन कला का विकास हुआ था। नेक्स्ट देख लो, अगला है कृषि की सिंचाई के लिए नहरें बनाई गई थी। कृषि सिंचाई के लिए क्या बनाई गई थी, नहरें बनाई गई थी सभ्यता में, मेसोपोटामिया में, जिससे काफ़ी अच्छी फसल होती थी। फसलें क्या कौन कौन सी होती थी वहाँ पर, अगर आपसे पूछ ले मेसोपोटामिया में सभ्यता में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी, तो गेहूँ, जौ, मटर, मसूर। कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी, गेहूँ, जौ, मटर और मसूर की फसलें उगाई जाती थी। पशुपालन पूछ ले तो उत्तर में जो स्टेपी घास के मैदान है, पूर्वोत्तर मैदान और पहाड़ी की ढालों के ऊपर बकरियां व गायें पालते थे। पहाड़ी ढलानों पर बकरियां और गायें पाली जाती थी, और उत्तर स्टेपी मैदान जो थे उनमें क्या होती थी, पशुपालन ज़्यादा होता था, क्योंकि घास के मैदान जहाँ होंगे वहाँ चरवाहे ज़्यादा मिलेंगे। आपको पता है जहाँ पर संसाधन मिलेंगे वहाँ हर कोई रहना चाहता है, तो वहाँ पर क्या थे, नदियाँ थी, एक तो नहरें थी, सिंचाई के लिए कृषि अच्छी होती थी, तो क्यों फिर वहाँ पर अच्छे नगर विकसित हुए थे, और उसी वजह से वहाँ पर जानवर यानी कि पशुपालन भी अच्छी तरह से होता था, गायें और भेड़ बकरियाँ पालते थे। मुद्रा कैसी थी, मेसोपोटामिया सभ्यता में मुद्रा पूछ ले तो बेलनाकार जो है मुद्रा थी। मुद्रा कैसी थी, बेलनाकार। देवता कौन कौन से देवता थे, चंद्र देवता पूछे तो नन्ना नाम से चंद्र देवता थे। अन्नु सूर्य देव थे। एनकी वायु और जल का देवता, वायु और जल का देवता कौन था, एनकी। और ये युद्ध में प्रेम की देवी के नाम से कौन से देवता को जानते थे, इनन्ना। नन्ना थे चंद्र देवता, इनन्ना युद्ध में प्रेम की देवी थी, अन्नु सूर्य देव थे, और एनकी वायु और जल के देवता थे। लेखन कला का विकास देखिए, अगला पॉइंट है, मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम लिपि की खोज सुमेर में 3200 ईस्वी में की गई थी। मतलब कि सुमेर में 3200 ईस्वी पूर्व में हुई थी लिपि की खोज, सर्वप्रथम पहली बार लिपि की खोज हुई थी सुमेर में 3200 ईस्वी पूर्व में। लिपि का आरंभ वहाँ के मंदिरों के पुजारी ने किया था, जो मंदिरों में पुजारी होते थे, पंडित होते थे, उन्होंने लिपि का आरंभ किया था। आरंभ यानी कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, पढ़ना उसको स्टार्ट किया होगा पुजारियों ने, इसी वजह से जो है लिपि का आरंभ वहाँ के मंदिर के पुजारियों ने किया माना गया है। और मंदिर क्या थे, व्यापार के केंद्र थे। मंदिरों को क्या बोलते थे, जिगुरात कहा गया था। मंदिर व्यापार के केंद्र थे और उनको जिगुरात कहा गया था। तो मेसोपोटामिया सभ्यता में जिगुरात किसको कहते थे, जिगुरात मंदिरों को कहा गया था। आय और व्यय का वर्णन वे एक निराले ढंग से करते थे, जैसे कि मिट्टी की पट्टिकाओं पर जानवरों एवं सामानों के चित्र बनाते थे और वहाँ उनकी संख्या लिखते थे। क्या करते थे, जो आय होती थी और कितना खर्च हुआ, कितनी उनकी मुनाफा हुआ, इसकी जो जानकारी थी वो किस प्रकार से लिखते थे, निराले ढंग से, यानी कि मिट्टी की इस तरह से पट्टिकाएं बनाते थे, फिर यहाँ जानवरों के चित्र बना दिए और यहाँ उनकी संख्या लिख दी, कितनी भेड़ बकरियाँ हैं, कितने पशु गाय हैं, कितनी भैंसें हैं, इस प्रकार से जानवरों के सामान और उनके जो सामान होता था उनका चित्र बनाते, फिर उनके आगे संख्या लिखते थे, इस प्रकार से।
हमें उरुक के मंदिर से 5000 सूचियाँ मिली हैं और ये चित्रलिपि थी, यानी कि चित्र इस प्रकार से फोटो बना करके वहाँ पर संख्याएं लिखना, इसको बोलते हैं चित्रलिपि। तो हमें उरुक के मंदिर से मिली हैं 5000 सूचियाँ, वहाँ पर चित्रलिपि थी। मिट्टी की पट्टियों पर सरकंडे की नोक बना करके लिखते थे। तो मिट्टी की जो पट्टियाँ होती थी उनके ऊपर सरकंडे की नोक बना करके लिखा जाता था। सरकंडा मतलब कुछ लकड़ी का वैसे बना करके, जैसे कि मैं छोटी थी तब क्या करते थे, एक तो स्याही नहीं होती है, स्लेट, एक तो तख्ती बोलती है ना जिसको, और एक स्याही की डब्बी होती थी। तो उसमें स्याही में से उस तख्ती के ऊपर लिखने के लिए किसका यूज करते थे, एक लकड़ी का, वो क्या बोलते थे उसमें याद ही नहीं है अब तो, उसको बीच से काट करके और उसे ब्लेड से उसको पेना करते, नोक, पेन की नोक की तरह, पेंसिल की तरह, और फिर इसको स्याही में डुबो करके अच्छी अच्छी राइटिंग में, ऐसे अनार, आम, इमली, हिंदी में लिखना, इस तरह से राइटिंग काफ़ी अच्छी हो जाती थी उस टाइम पे। अभी फ़िलहाल ऐसा स्कूलों में नहीं होता, बहुत कम होता है, सीधे कायदे दे देते हैं, पेंसिल पेन वगैरह दे देते हैं राइटिंग के लिए। लेकिन उससे भी पहले, यानी कि कुछ सरकंडे थे, उनकी नोक बना करके और मिट्टी की पट्टियों के ऊपर लिखते थे। इसे बाएं से दाएं लिखा गया था। हमारे समय की बात कर रही हूँ मैं, जो कि अभी थोड़े साल पहले, कुछ ही साल पहले की बात है ये, उससे ये कितने हज़ारों साल पहले की बात है। तो जो है अलग चीज़ों का उपयोग करते थे, मिट्टी पे लिखते थे। इस लिपि का प्रचलन कब हुआ था, 2600 ईस्वी पूर्व। ये देखो 2600 ईस्वी पूर्व की पहले की बात है ये। इस लिपि का जो है प्रचलन बाएं से दाएं, अभी हम जो लिखते हैं वो भी बाएं से दाएं ही लिखते हैं, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इस साइड दाएं तरफ। तो ये बाएं से दाएं तरफ हम फिलहाल जो राइटिंग करते हैं वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो और इस लिपि का जो प्रचलन कब हुआ था, 2600 ईसा पूर्व। अगला देख लो, 1850 में इसको पहचान व पढ़ा जा सका था। जो लिपि थी उसको 1850 में इसको पहचाना गया और उसको पढ़ा गया। सबसे पुरानी भाषा थी सुमेरियन, जो कि कब तक रही थी, 2400 ईस्वी पूर्व तक रही थी। सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी, सुमेरियन थी, जो 2400 ईसा पूर्व तक रही थी। फिर 2400 ईसा पूर्व में इसका स्थान अक्कद भाषा ने लिया था। कौन सी भाषा आ गई फिर, अक्कद। 2400 के पश्चात कौन सी भाषा आई थी, अक्कद भाषा आई थी, मेसोपोटामिया सभ्यता में ही। उसके बाद 1400 ईस्वी पूर्व से धीरे धीरे कौन सी भाषा आ गई थी, अक्कद की जगह अरामाइक भाषा का प्रचलन स्टार्ट हो गया था, अरामाइक। और 1000 ईस्वी पूर्व में अरेमाइक भाषा का प्रचलन व्यापक रूप से होने लगा था, यानी कि पूर्ण रूप से जो है इसका उपयोग होने लगा था। ये स्टार्टिंग में तो सिर्फ शुरुआत हुई थी, प्रचलन में आई थी नई भाषा। उसके बाद 1000 ईस्वी पूर्व में तो इसका जो है भरपूर यूज होने लगा था, जो है ये प्रचलन में आ गई थी। चिन्हों की संख्या 2000 से अधिक थी। चिन्ह यानी कि अलग अलग जो भाषा को पहचानने के जो चिन्ह थे उसकी संख्या कितनी थी, 2000 से अधिक थी। प्रमुख सभ्यताएं, जो कि 4 सभ्यताएं थी प्रमुख, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहली सभ्यता थी सुमेर की सभ्यता। पहली सभ्यता कौन सी थी, सुमेर की सभ्यता। इसमें देखिए, इराक के दक्षिण भाग में स्थित दजला और फरात नदी के बीच में डेल्टा को क्या कहते थे, सुमेर कहा गया था। दजला और फरात नदी के बीच के डेल्टा को सुमेर कहा गया था। 2350 ईस्वी पूर्व में समूचे दक्षिण क्षेत्र को सारगोन ने अपने अधीन कर लिया था और अगादे को अपनी राजधानी बना लिया था। सारगोन ने किसको अधीन कर लिया था, इस क्षेत्र को, जो ये डेल्टाई क्षेत्र था, इसको सारगोन ने जो है इसको अपने अधीन कर लिया और आगादे को अपनी राजधानी बनाया, आगादे क्षेत्र को। नगर का राजा पुरोहित राजा पटेसी और इसाकू कहलाता था। जो नगरीय राजा था उसको क्या बोलते थे, पुरोहित बोलते थे, पुरोहित राजा, पटेसी बोलते थे या फिर इसाकू बोलते थे उसको। 2000 ईस्वी पूर्व में सुमेर सभ्यता का पतन हो गया था। सुमेर की सभ्यता 2000 ईस्वी पूर्व में उसका पतन भी हो गया था। इसके बारे में सिर्फ इतना ही था कि जो है कब ये अस्तित्व में आई थी, 2350। और फिर 2350 में सारगोन थे, इन्होंने क्या किया था, इस पूरे डेल्टाई क्षेत्र को क्या अपने अधीन कर लिया था और जो आगादे क्षेत्र था उसको अपनी राजधानी बनाया था। और फिर नगर का राजा था उसको क्या बोलते थे, पटेसी बोलते थे, इसाकू या फिर पुरोहित राजा बोलते थे। 2000 में इस सभ्यता का पतन हो गया था और इसका स्थान कौन सी सभ्यता ने लिया था, बेबीलोन। बेबीलोन इंपॉर्टेंट है सुमेर से। बेबीलोन की सेनेटिक लोगों ने ले लिया था। किसने लिया था इसका स्थान सुमेर का, बेबीलोन के सेनेटिक लोगों ने। अगला है बेबीलोन की सभ्यता नंबर 2। इस सभ्यता का एक छठा और बेबीलोन का सबसे प्रसिद्ध शासक हम्मुराबी था। सभ्यता का छठा शासक कौन था बेबीलोन का,
ये हम्मुराबी था, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध था। जैसे कि अशोक शासक को हम जो है प्रसिद्ध बोलते हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य शासन में चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर उनके पुत्र आए और फिर जो है अशोक आए। तो अशोक को उस जो है मौर्य शासन का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वैसे ही बेबीलोन की सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध शासक हम्मुराबी था। इसकी कानून संहिता प्रसिद्ध है। सूसा के अभिलेख में इसके संहिता में 12 तालिकाओं में 282 कानून की धाराएं दर्ज हैं। 200 यानी कि 12 तालिकाओं में इन्होंने क्या किया है, इसकी संहिता में क्या है, सूसा के अभिलेख में, कौन से अभिलेख में, सूसा के अभिलेख में इसकी संहिता की 12 तालिकाओं में 282 कानूनों जो है दर्ज कराए गए हैं। युद्ध में वह बिजली की तरह नाचता यानी कि और अपने शत्रुओं को गाजर मूली की तरह कटता चला गया था। दुर्गम पर्वत भी उसका रास्ता नहीं रोक सकते थे। इतना जो है ये बिल ड्यूरेंट ने बोला है। युद्ध में वह बिजली की तरह नाचता और अपने शत्रुओं को गाजर मूली की तरह काट देता था। और जो दुर्गम यानी कि ऊंचे पर्वत थे वो भी उनका रास्ता नहीं रोक पाए थे। किसका, हम्मुराबी का। तो ये कथन दिया है बिल ड्यूरेंट ने इसके बारे में, इसकी तारीफ में लिखी हैं कुछ बातें। और फिर अगला है, अंतिम शासक कौन था, निवाडियस। बेबीलोन सभ्यता का अंतिम शासक था, अंतिम शासक निवाडियस। अंतिम शासक निवाडियस था। और जो छठा शासक था हम्मुराबी फेमस। और सर्गों की बिना धड़ वाली मूर्ति का धड़ बनाया था, बिना धड़ वाली मूर्ति का। ये कुछ लाइन थोड़ी गड़बड़ है, मैं एक बार नेट पे देख करके बता दूंगी आपको। अंतिम शासक निवाडियस ने सर्गों की बिना धड़ वाली मूर्ति का, बिना सिर वाली मूर्ति का धड़, इस तरह से होता होगा कुछ, एक मिनट मैं देख करके बता दूंगी आपको। असीरिया की सभ्यता देख लो आप। आगे देखिए भाई, इसके बारे में कुछ मिलता है तो मैं देखती हूँ, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। असीरिया की सभ्यता, तीसरे नंबर पे कौन सी सभ्यता थी, असीरिया की सभ्यता। पहला पॉइंट है, ये सभ्यता बेबीलोन के उत्तर की ओर विकसित हुई थी। और ये कौन थे, सेनेटिक थे। ये भी असीरिया के लोग जो थे वो भी सेनेटिक थे। राजधानी निम्रुद और बाद में निन्वे थी। असीरिया सभ्यता में राजधानी क्या थी, पहले थी निम्रुद और बाद में निन्वे है। संस्थापक कौन थे इसके, सारगोन द्वितीय थे। सारगोन द्वितीय के बेटा सेनाचेरिब 705 से 600 ईस्वी पूर्व। सेनाचेरिब के महल को पैलेस विदाउट ए राइवल कहा गया था। और अंतिम शासक था अशुरबनीपाल। अंतिम शासक पूछे असीरिया का तो अशुरबनीपाल था। और संस्थापक पूछ ले तो सारगोन द्वितीय, और इनके पुत्र थे सेनाचेरिब। इनका शासनकाल का समय दिया गया है और इनके महल को यानी कि पैलेस विदाउट ए राइवल कहा गया था। अगली सभ्यता है नंबर 4, केल्डिया की सभ्यता। 4 नंबर है केल्डिया की सभ्यता। नेबोपोलासर ने 612 ईस्वी में निन्वे पर कब्जा किया। जो इनकी राजधानी थी निन्वे असीरिया की, उसके ऊपर कब्जा किया और फिर असीरियाई शासन का अंत कर दिया था। असीरियाई शासक का अंत कर दिया था। फिर नेबूचडनेजर ने सबसे प्रसिद्ध शासक जिसने जेरूसलम को जीता और फिर बेबीलोन को अपनी राजधानी बनाया था। किसको जीता था, नेबूचडनेजर ने सबसे प्रसिद्ध शासक था जेरूसलम, उसको जीता और फिर बेबीलोन को अपनी राजधानी बनाया था। इस प्रकार से केल्डिया की सभ्यता उभरी और इसने विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक बेबीलोन के झूलते हुए बगीचों का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, इसने, नेबूचडनेजर ने। जीता किसको था, जेरूसलम को जीता और फिर बेबीलोन को अपनी राजधानी बनाया। और इसने विश्व के 7 आश्चर्यों में से किसको, बेबीलोन के झूलते हुए बगीचे का निर्माण करवाया था। प्राचीन काल मेसोपोटामिया में नगरीकरण की प्रक्रिया 3000 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुई थी। और इस काल के कुछ प्रसिद्ध नगरों में संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है। तो सबसे पहला जो नगर था वो कौन सा था, नगरीकरण 3000 साल पहले प्रारंभ हुई थी। और इनके प्रसिद्ध नगर, पहला है उरुक। उरुक मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन नगर था और ये नगर आधुनिक इराक की राजधानी बगदाद से 250 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर फरात नदी के तट पर स्थित था। इसका जो उत्थान था वो 3000 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इसकी गणना उस समय विश्व के सबसे विशाल नगरों में की गई थी। विशाल यानी कि बड़े नगरों में। उस समय पे 250 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था और 2800 ईस्वी पूर्व के आसपास इसका आकार बढ़ करके 400 हेक्टेयर हो गया था। यानी कि शुरुआत में सिर्फ 250 किलोमीटर और फिर बढ़ करके कितना हो गया था, 400 हेक्टेयर हो गया था।
इसकी सभ्यता की स्थापना जो थी सुमेरिया के प्रसिद्ध शासक थे एन मरकर। कौन से शासक थे प्रसिद्ध? सुमेरिया के एन मरकर, उन्होंने की थी। कौन से नगर की? उरुक नगर की। अगला था इसने यानी कि कौन सा शासक था वो? एन मरकर। उसने इस नगर में प्रसिद्ध इनन्ना देवी था, इनन्ना देवी, इनके मंदिर का निर्माण करवाया। जो युद्ध में शांति जो देवी थी, हमने अभी पढ़ा था इनन्ना देवी, उसका मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एन मरकर ने उरुक में करवाया था। और उरुक के एक अन्य प्रसिद्ध शासक थे गिल्गेमिंग। इन्होंने इस साम्राज्य की राजधानी घोषित की थी। गिल्गेमिंग ने इसको अपनी राजधानी घोषित की थी। किसको? इस नगर को, उरुक नगर को। फिर उसने उस नगर की सुरक्षा के लिए चारों ओर एक विशाल दीवार का निर्माण करवाया था। और इस नगर के उत्खनन का वास्तविक कार्य जर्मनी के जूलियस जॉर्डन 1913 ने इन्होंने प्रारंभ किया था। किसने? जूलियस जॉर्डन ने इस नगर के उत्खनन का कार्य स्टार्ट किया था 1913 में। और फिर उरुक नगर को राजधानी बनाया था अपनी, तो ये बनाया था गिल्गेमिंग ने, गिल्गेमिंग। इनकी जो है स्थापना पूछे तो ये थी एन मरकर ने की थी। अगला देख लो आप, उरुक नगर के लोगों ने मूर्तिकला के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की थी। और इसका अनुमान हम 3000 ईस्वी पूर्व में उरुक नगर के प्राप्त वार का शीर्ष से लगा सकते हैं। और ये एक स्त्री का सिर था। इसको सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। वार का शीर्ष स्त्री का सिर था और इसको सफ़ेद संगमरमर से तराश करके बनाया गया था। दूसरे नंबर का प्रसिद्ध नगर है उर नगर। उर है मेसोपोटामिया के एक अन्य यानी कि प्राचीन और महत्वपूर्ण नगर था। और ये बगदाद से 300 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर स्थित था। कहाँ? बगदाद से 300 किलोमीटर दूर। ये फरात नदी से केवल 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित था। इस नगर की सबसे पहले खुदाई एक अंग्रेज जे.ई. टेलर ने की थी। किसने की थी? उर नगर की खुदाई सबसे पहले अंग्रेज जे.ई. टेलर के द्वारा 1854 से 55 ईस्वी में की थी। इसमें नगर योजना का पालन नहीं किया गया था। और इसका कारण ये था कि इस नगर की गलियां संकरी टेढ़ी मेढ़ी थी। यानी कि नगरीय जो योजना थी उसका पालन नहीं किया, क्योंकि यहाँ की गलियां टेढ़ी मेढ़ी थी। अंत में पहिए वाली गाड़ियों का घरों तक पहुंचना संभव नहीं था। और अनाज के बोरे, ईंधन के गट्ठर वे संभवतः गधों के ऊपर लाद करके पहुंचाते थे। उर नगर में मोहनजोदड़ो की तरह ही जल निकासी के लिए जो है गलियों के किनारे नालियां नहीं थी। उर नगर की खुदाई से ऐसा अनुमान लगाया गया था कि उस समय के जो लोग थे अपने घर का सारा कूड़ा कचरा बाहर गलियों में फेंक देते थे। और इसी कारण से गलियों की सतहें ऊंची उठ जाती थी। और इसी कारण से कुछ समय के बाद घरों के बरामदों को भी ऊंचा उठाना पड़ता, ताकि वर्षा के दिनों में बाहर से पानी कूड़ा बह करके घरों के अंदर ना आए। इस वजह से उर नगर में जो थी नालियाँ, इनकी व्यवस्था नहीं थी अच्छी तरह से। कूड़ा कचरा सब बाहर फेंकते थे। और फिर जो है बरामदों को यानी कि घर के अंदर जो कमरे होते थे उनको ऊंचा उठाना पड़ता था। तीसरा नगर है मारी नगर, जो कि मारी प्राचीन मेसोपोटामिया का एक अन्य महत्वपूर्ण नगर है। और ये नगर 2000 ईस्वी पूर्व के पश्चात खूब फला फूला था। मारी के लोग खेती पशुपालन का जो काम करते थे। मारी में अकदी, एरो जो है एमोराइट, असीरिया और अर्मीनियम जाति के लोग रहते थे। अकदी, एमोराइट, असीरियाई और अर्मीनियम। मारी के राजा एमोराइट समुदाय से संबंधित थे। एमोराइट समुदाय से उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से थोड़ी भिन्न होती थी। और मारी के राजा मेसोपोटामिया के विभिन्न देवी देवताओं का जो बहुत सम्मान करते थे। उनको डेगन देवता की स्मृति में मारी ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से जो है देवता की मूर्ति का निर्माण करवाया था? डेगन देवता की स्मृति में मंदिर का निर्माण कराया था। मारी के प्रसिद्ध शासक थे जिमरी लिम ने वहाँ पर एक विशाल राजमहल का निर्माण करवाया था। और ये 2.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ था राजमहल। इसके अंदर इस राजमहल में 260 कमरे थे। और ये अपने समय में न केवल अन्य राजमहलों में सबसे विशाल यानी कि बड़ा था, अपितु ये बहुत ही सुंदर भी था। और इस राजमहल में भव्यता को अपनी आंखों से देखने सीरिया एवं एलेप्पो के शासक स्वयं वहाँ पर आए थे इसको देखने के लिए। मारी नगर व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र था। ये इम्पोर्टेंट है, मारी नगर व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। फोर्थ नगर है निन्वे। फोर्थ नगर कौन सा है? निन्वे प्राचीन जो है मेसोपोटामिया के एक महत्वपूर्ण नगरों में से एक था। यह दजला नदी के पूर्वी तट पर स्थित था।
कौन सी नदी? दजला नदी के पूर्वी तट पर 1800 एकड़ भूमि में फैला हुआ था। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में नीनस ने की थी। किसने की थी? नीनस ने निन्वे की स्थापना की थी। असीरियाई शासकों ने निन्वे को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? असीरियाई शासकों ने। सेनाचारिब ने अपने शासनकाल था सेनाचारिब का 705 से 681 ईस्वी पूर्व निन्वे का अद्वितीय विकास किया था इसने, और उसने यहाँ एक विशाल राजमहल का भी निर्माण करवाया था। और विशाल राजमहल का निर्माण करवाया जो 210 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा था, और इसमें 80 कमरे थे जो कि अत्यंत सुंदर था, सुंदर व मूर्ति और चित्रकारी से सुसज्जित था। इस राजमहल में अनेक फव्वारे थे, उद्यान थे, बाग बगीचे। उसके पश्चात निन्वे के विकास में दूसरा महत्वपूर्ण योगदान था अशुर्बनिपाल का। उसने 668 से पूर्व से लेकर के 627 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। उसकी साहित्य के विकास में बहुत ही दिलचस्पी थी। किसकी? अशुर्बनिपाल की। उसने निन्वे के नाबू के मंदिर में एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की थी, और इस पुस्तकालय में लगभग 1000 मूल ग्रंथ और 30,000 पट्टिकाएँ थीं। इन्हें विषय अनुसार वर्गीकृत किया गया था, और इनमें प्रमुख विषय थे इतिहास, महाकाव्य, ज्योतिष और दर्शन, ज्ञान और कविताएं थी। मुख्य विषय कौन कौन से प्रमुख विषय थे? इतिहास, महाकाव्य, ज्योतिष, दर्शन, विज्ञान और कविताएं। अगला था अशुर्बनिपाल ने स्वयं भी अनेक पट्टिकाएं लिखी। अशुर्बनिपाल ने के पश्चात जो निन्वे ने अपना गौरव खो दिया था, यानी कि इनके शासनकाल तक क्या था? निन्वे गौरवशाली था, और इनके पश्चात क्या हुआ था? निन्वे का पतन स्टार्ट हो गया था। मेसोपोटामिया की देन इन्होंने क्या दिया है? यानी कि मेसोपोटामिया में लेखन कला के आविष्कार को मानव इतिहास की एक अति महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। लेखन कला। उसके बाद है ये मानव सभ्यता के विकास में एक मील का पत्थर सिद्ध हुई थी, मेसोपोटामिया सभ्यता। उसके पश्चात है मेसोपोटामिया ने विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि गणित हो गई, खगोल विद्या, औषधि विज्ञान में आश्चर्यजनक उन्नति की थी, और उनके द्वारा की गई वर्गमूल, चक्रवृद्धि, ब्याज, गुणा, भाग, ये सभी 12 महीनों में विभाजन, वर्ष का 1 महीने में 4 हफ्ते होना, 1 दिन में 24 घंटे तथा 1 घंटे में 60 मिनट का विभाजन। सबसे बड़ी संख्या क्या थी? 60 जो थी सबसे बड़ी संख्या थी, क्योंकि वहाँ पर गिनती जो थी वो सिर्फ 60 तक ही विकसित थी। सबसे बड़ी संख्या मानी गई थी 60 को। उसके पश्चात सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण, आकाश में तारे, तारामंडल की स्थिति को आज पूरे विश्व में मान्यता दी गई है। लेखन कला के विकास के कारण मेसोपोटामिया में शिक्षा और साहित्य के विकास में आशातीत विकास हुआ, यानी कि बहुत ही काफ़ी विकास हुआ था लेखन कला की वजह से। निन्वे से प्राप्त हुआ एक विशाल पुस्तकालय इसकी पुष्टि करता है कि इस कारण लोगों में नव चेतना का संचार हुआ था। बड़ा पुस्तकालय, विशाल पुस्तकालय मिला है निन्वे में, जिस वजह से लोगों में काफ़ी जो है पॉजिटिविटी, मोटिवेशन आया पढ़ने का, यानी कि इसी कारण से लोगों में नव चेतना का संचार हुआ था। तो ये थी हमारी। अगला हम पढ़ेंगे मिस्र सभ्यता के बारे में। मेसोपोटामिया के बारे में जो चीज़ें क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर इन्हीं में से आते हैं, तो ये PDF डाल दूंगी टेलीग्राम पे, वहाँ से लेकर के आप खुद से अपना रिवाइज कर लेना, रिवीजन कर लेना, और कहीं पर भी कोई भी गलती हो, मिस्टेक हो, तो आप जैसे खुद भी सर्च कर सकते हो। आपके पास इतना टाइम तो होगा ही अगर कुछ गलतियाँ लगती है तो, वरना कमेंट करके बता देना, मैं खुद जो है खोज करके दे दूँगी कुछ चीज़ें। जैसे कि एक जो था वो मूर्तियों वाला, वो कुछ समझ में नहीं आया मुझे, और वैसे मैंने सर्च करके देखा भी है अभी फ़िलहाल, लेकिन मुझे कुछ उसके बारे में मिला नहीं है। फिर देखती हूँ मैं ये वाला, जो बेबीलोन का अंतिम शासक था निवाडियस, इन्होंने सर्गों के बिना धड़ वाली मूर्ति का धड़ बनाया था कुछ इस तरह से। तो ये सर्च करके खुद भी देख लेना, मुझे वैसे कुछ मिला नहीं इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये पहला जो पेज है ये प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ज़रूर से ज़रूर 2-3 बार रिवाइज कर लेना। कई क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे इसी चीज़ में, एक पेज में ही आपके जो है बहुत सी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। आपको बार बार जो है इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन चीज़ों के लिए। आपको एक ही बार में सारी चीज़ें एक ही जगह पे इकट्ठी मिल गई हैं। किसकी जो है कौन सी कविता थी, कौन सा ग्रंथ था, कितने उसमें जो है ब्राह्मण ग्रंथ थे, कितने स्मृतियाँ थी, कितने पुराण हैं, सारे पुराणों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सारी चीज़ें आप इनको बार बार रिवाइज करना, तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट कर देना कि वीडियो कैसी थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।